Hello students, in our last class we have discussed about the definition of the colloids and we had also seen the classification of it. Mainly we have classified it into three main categories. The first one was the physical state of disperse phase and dispersion medium. Next, the second one, that is the nature of interaction between the disperse phase and the dispersion medium, where I have discussed about the lyophilic and lyophobic colloids. And the last one, that is the classification based on the type of particles of the disperse phase. Here in my last class I have told about the multimolecular colloids and macromolecular colloids, and now number third, that is very important for your exam also, that is the associated colloids, which is also known as micelles. There are some substances which at low concentrations behave as normal strong electrolytes, but at higher concentrations exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates. The aggregated particles thus formed are called the micelles. ठीक, तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है जिसको अगर हम लोग लो कंसंट्रेशन में उसको डिसॉल्व करेंगे कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्पर्शन मीडियम में, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा. बट उस सब्सटेंस को अगर मैं हायर कंसंट्रेशन में उसको डिस्पर्शन मीडियम में अगर मैं डिसॉल्व करूंगा तब उसमें कभी कभी कॉलॉइडल बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं. एंड ये जो कॉलॉइडल बिहेवियर होता है दैट इज मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीगेट्स. और ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स है जो मेनली कॉलॉइडल बिहेवियर को शो कर रहा है उसको भी हम लोग माइसेल्स बोलते हैं. ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट, बट हाई कंसंट्रेशन में कॉलॉइडल बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, और उस एग्रीगेटेड पार्टिकल को हम लोग माइसेल्स बोल रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज द एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, जिसको हम लोग एसोसिएटेड कॉलॉइड्स भी बोल सकते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स टेक्स प्लेस only above a particular temperature called the Kraft temperature and above a particular concentration called the critical micelle concentration or CMC. ठीक है, तो ये जो माइसेल फॉर्म हो रहा है ऐसा कुछ सब्सटेंसेस है जो एग्रीगेट करने के बाद कॉलॉइडल बिहेवियर शो कर रहा है, उसको हम लोग माइसेल्स और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बोल रहे हैं. बट ये जो फॉर्मेशन है माइसेल्स का ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही होता है. ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर है जिसमें ये चीज़ मतलब माइसेल बनता है उसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के जस्ट ऊपर में ये कॉलॉइडल बिहेवियर शो कर रहा है उसको हम लोग क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन और सीएमसी बोलते हैं. तो यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वन इज द क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अदर वन इज द CMC. तो इसका डेफिनेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड द क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन और CMC. ऑन डाइल्यूशन दीज colloids revert back to individual ions. अगर इसको जब सपोज मेरे पास ये माइसेल बन गया और माइसेल बनने के बाद मतलब माइसेल के टाइम क्या होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन रहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये बनता है और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही मतलब ये माइसेल फॉर्म होता है. बट इसमें अगर मैं और ज़्यादा कोई सॉल्वेंट या कोई भी डिस्पर्शन मीडियम को अगर मैं डाल दिया तो ये फिर से बैक कर जाता है इंडिविजुअल आयंस में जो मेनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो करता है. ठीक है, तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास. तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हम लोग बोलते हैं इसको. तो मेनली सोप्स में हम लोग जानते ही हैं बहुत लार्ज स्ट्रक्चरल मटेरियल रहता है लाइक पामेटिक एसिड और सिंथेटिक डिटर्जेंट इस क्लास में मेनली पड़ता है. ठीक है, तो दीज colloids have
both लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट्स। तो ये जो कॉलॉइड जो है इसमें मेनली टू पार्ट्स रहता है, एक होता है लायोफोबिक पार्ट मतलब जो सॉल्वेंट हेटिंग है, और लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग। ये दोनों चीज उसके अंदर ही रहता है। ठीक, तो माइसेल्स में कंटेन एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। तो ये जब माइसेल फॉर्म करता है, ऐसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट जब हाई कंसंट्रेशन देते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, तब वो एग्रीगेट बन जाता है और कॉलॉइडल बिहेवियर शो करता है। और इसमें 100 मॉलिक्यूल या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। ये जो माइसेल्स है इसमें 100 मॉलिक्यूल्स और उससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो ऐसा सब्सटेंस का हम लोग बात कर रहे हैं जिसके अंदर लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट दोनों रहता है। फॉर एग्जाम्पल सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द माइसेल फॉर्मेशन। मतलब ये माइसेल कैसे फॉर्म होता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द सोप सॉल्यूशंस। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम लोग मेनली सोप सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि सोप एक्चुअली क्या है। सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ हायर फैटी एसिड एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज RCOO माइनस इन प्लस, या माइनस प्लस ऑब्वियसली ऊपर में होगा, ठीक है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीयरेट, जो मैं बोल रहा था सोडियम स्टीयरेट, सोडियम परमिएट लाइक दैट। तो सोडियम स्टीयरेट इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज CH2 होल 16 COO माइनस N प्लस। तो इसमें एक्चुअली देखो क्या है, ये जो CH3CH2 होल 16 दैट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग चेन। ठीक है, ये जो लॉन्ग चेन जो पार्ट है ये मेनली लायोफोबिक होता है, और जो आयोनिक पार्ट होता है जैसे COO माइनस N प्लस, ये जो आयोनिक पार्ट होता है दैट इज मेनली द लायोफिलिक पार्ट। इसीलिए माइसेल्स ऐसा सब्सटेंस है, मतलब माइसेल्स कौन फॉर्म करता है, कुछ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों पार्ट रहता है। तो लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट हेटिंग, तो ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन जो होता है ये सिंपल वाटर अगर हम लोग सॉल्वेंट ले ले तो उसमें डिजोल्व नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग लायोफोबिक बोल सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन मतलब CH3CH2 होल 16 जो पार्ट है, और लायोफिलिक मतलब सपोज मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो वाटर लविंग ऑब्वियसली कोई आयनिक सब्सटेंस होगा, तो इसीलिए इसमें COO माइनस N प्लस है, विच इज अ मेजर कंपोनेंट। तो ये जो मैं सोडियम स्टीयरेट की जो बात कर रहा था, विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी बार सोप्स। When dissolved in water, it dissociates into RCOO minus and Na plus। मतलब अगर मैं सोडियम स्टीयरेट ले लिया तो ये CH3CH2 16 COO माइनस एक पोर्शन करता है और एक Na प्लस देता है। The RCOO minus ions however consist of two parts, a long hydrocarbon chain R, also called the non-polar tail, जो मैं बोल रहा था, which is hydrophobic। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन दैट इज CH3CH2 होल 16 दैट इज मेनली the hydrophobic, that is the water repelling part, and the polar group COO minus, also called the polar ionic head, which is the hydrophilic or water loving portion। ठीक है, तो ये जो COO minus Na plus ये जो पार्ट है अलग अलग कर लिए तो COO minus ही तुम सोच लो। तो COO minus जो पोर्शन है ये पोलर आयनिक हेड पार्ट है, क्योंकि उसमें COO माइनस है, पोलर है, आयनिक है, तो ऑब्वियसली वो वाटर में डिजोल्व करेगा, वाटर लविंग, इसलिए उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोल रहे हैं। और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है दैट इज CH2CH2 होल 16, इसको हम लोग मेनली हाइड्रोफोबिक बोल रहे हैं इसके कारण। ठीक है, तो ये हो गया माइसेल्स का जस्ट मैं एग्जाम्पल दिया दैट इज सोडियम स्टीयरेट, और इसमें कौन सा पोर्शन हाइड्रोफिलिक है और कौन सा पोर्शन हाइड्रोफोबिक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। द RCOO minus ions are therefore present on the surface with their COO minus groups in water, and the hydrocarbon chains are staying away from it and remain at the surface. But at critical micelle concentration, the anions are pulled into the bulk of the solution and aggregate to form a spherical shape with their hydrocarbon chains pointing towards the center of the sphere, with COO minus part remaining outward on the surface of the sphere. An aggregate thus formed is known as the ionic micelle। तो इसको मैं जस्ट ये डायग्रामेटिकली तुम लोगों को समझाता हूँ। ये सपोज ये जो पोर्शन एक मैं दिखा रहा हूँ
इसके अंदर क्या है, इसमें एक देखो एक लंबा एक चेन की तरह एक मैं शो कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली द हाइड्रोकार्बन पार्ट, दैट इज एक्चुअली हाइड्रोफोबिक। और जो माइनस चार्ज मैं लिख रहा हूँ दैट इज एक्चुअली द सी डबल माइनस। तो अगर ये नीचे में वाटर है तो जब कंसंट्रेशन कम है तो क्या करेगा, सी डबल माइनस पार्ट वाटर में डिजोल्व करके रहेगा और लॉन्ग चेन जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट वो वाटर से बाहर रहेगा। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर हम लोग वाटर में देख सकते हैं जब इसका कंसंट्रेशन कम है। अभी जब इसका कंसंट्रेशन हाई होगा तब ये एग्रीगेट करना चाहेगा। तो अगर एग्रीगेट करना चाहा तो उस टाइम में क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये क्या करेगा, ये वाटर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन में इसका इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप with the hydrocarbon chains pointing towards the center of the sphere। तो ये एक स्फीयर की तरह फॉर्म करेगा, ये जो स्फीयर की तरह फॉर्म करेगा तो यहाँ पर माइनस 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 पूरा रहेगा, इसलिए मैं सी डबल माइनस लिखा हूँ। और इसके जो अंदर का जो साइड है देखो यहाँ पर सब चेन पोर्शन है, जो लॉन्ग चेन, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पोर्शन है ये ऐसे रहेगा। तो ये टोटली जो चीज हो रहा है ये पूरा वाटर के अंदर हो रहा है। वाटर जो ये जो सपोज बीकर है, ये जो सपोज बीकर था, इसके ये जो पोर्शन है सपोज यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली जो सी डबल माइनस पोर्शन होगा ये वाटर लविंग है तो इसलिए ये लोग बाहर रहेगा। और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, ये लोग वाटर को रिपेल करेगा तो इसीलिए ये लोग अंदर में रहेगा। ठीक है, तो बाहर रहेगा हाइड्रोफिलिक पार्ट, अंदर रहेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट। ऐसे करके 100 और मोर मॉलिक्यूल्स को लेके ये एग्रीगेट बनाएगा जिसको हम लोग आयनिक माइसेल बोल रहे हैं। तो इस आयनिक माइसेल का आउटसाइड में क्या रहा, आउटसाइड में रहा हाइड्रोफिलिक सी डबल माइनस पार्ट और इनसाइड में क्या रहा, इनसाइड में रहा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, तो ये इससे हम लोग को आयनिक माइसेल फॉर्म होगी। ओके, तो ये जो माइसेल जो हम लोग रीड किए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि माइसेल कौन फॉर्म करता है, मेनली सोप या डिटर्जेंट फॉर्म करता है। सोप के अंदर जो हम लोग डिस्कस के फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीयरेट रहता है, या सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है उसके अंदर SDS मतलब सोडियम डिओडोसाइल सल्फेट और CTAB दैट इज CTAB ये चीज रह सकता है। तो अभी मैं उसको मतलब इसका एप्लीकेशन के पार्ट में मैं आऊँगा, दैट इज़ द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो गंदा कपड़ा होता है तो उसको अगर हम लोग सर्फ एक्सेल या कोई भी डिटर्जेंट में डिज़ोल्व कराते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं जब उसको हम लोग साफ़ करते हैं तो हम लोग देखते हैं वो टोटली साफ़ हो गया, क्लियर हो गया। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग का गंदा शर्ट्स या पैंट्स या जो भी हो उसके अंदर मेनली ऑयल ड्रॉपलेट रहता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो मतलब बाहर आता है, तो ऑयल ड्रॉपलेट को ये सोप साफ कर देता है। कैसे साफ करता है देखो, द क्लींजिंग एक्शन of soap is due to the fact that soap molecules form micelle around the oil droplet, जो मैं बोल रहा था oil droplet, in such a way that hydrophobic part of the stearate ions is in the oil droplet and hydrophilic part projects out of the grease droplet like the biscuits। तो suppose मेरे पास जो कपड़ा जो साफ नहीं है जो मैं बोल रहा था उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स है, तो जो ऑयल जो ड्रॉपलेट्स है, ये जो पिक्चर जो मैं ऊपर में दिखा रहा था, ये वाला जो पिक्चर जो था इसमें सपोज ऑयल ड्रॉपलेट हो, तो ऑयल ड्रॉपलेट दैट इज एक्चुअली हाइड्रोफोबिक। हम लोग जानते हैं ऑयल कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, तो दैट इज हाइड्रोफोबिक। पर तो वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर मैं बॉक्स ड्रॉ किया हूँ यहाँ पर रहेगा, और उसके बाहर में C माइनस है। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या हुआ, ये ऑयल ड्रॉपलेट माइसेलर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आ गया, तो जब उसको मैं वाटर से डिजोल्व करूंगा वो बाहर आ जाएगा।
ठीक है. Since the polar groups can interact with water, the oil droplet surrounded by stearate ions is now pulled in water and removed from the dirty surface. ठीक है. तो जो मैं बोल रहा था, ऑयल ड्रॉपलेट उसके अंदर रहेगा तो वाटर से डिजोल्व करेंगे, वाटर से साफ करेंगे तो वो निकल जाएगा. The soap helps in emulsification and washing away of oils and fats. The negatively charged seed around the globules prevents them from coming together and forming the aggregates. So that is the actually the cleansing action of soaps. और ये हम लोग mainly micelle structure से extend कर सकते हैं. So that is the practical application of the micelle, ionic micelle, और ये mainly colloid topic के अंदर हम लोग रीड करते हैं. ठीक है. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन पोर्शन जो मैं बोल रहा था. क्लासिफिकेशन पार्ट जो है यहाँ पर आके खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द कॉलॉइड्स. हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे ये कॉलॉइड्स पे. तो फर्स्ट दैट इज द केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स में देखो क्या क्या है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड by chemical reactions leading to formation of molecules by double decomposition, oxidation, reduction और hydrolysis. तो इतना टाइप से ये colloid फॉर्म हो सकता है. डबल डिकम्पोजिशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, नहीं तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है. These molecules then aggregate leading to formation of salts. ये जो molecules है they are aggregating in the solution in the dispersion medium and leading to formation of the salts. जो मैं salt gel emulsion के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो ये अल्टीमेटली सॉल्व बनाता है. तो जस्ट इसका मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे डबल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देखो. सपोज मेरे पास AS2O3 है, AS2O3 दैट इज आर्सेनिक ऑक्साइड. उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में पास किया दैट इज H2S. इट विल फॉर्म AS2S3 दैट इज आवर आर्सेनिक सल्फाइड H2S3 प्लस 3 वाटर. सो दैट इज आवर सॉल्ट. तो इसीलिए इसको हम लोग डबल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं क्योंकि इसका आर्सेनिक का जो ऑक्सीजन है ये और यहाँ पर जो H2S का जो सल्फर है ये दोनों मिलके AS2S3 सॉल्व बना रहा है. सो ऐसे हम लोग कॉलॉइड को फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखो जहां पर मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं. सो SO2 plus H2S it will give 3S that is sulfur plus 2H2O. That means जब सल्फर डाइऑक्साइड reacts with the hydrogen sulfide it will form the sulfur. तो यहाँ पर जो H2S है, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 से 0 आ रहा है सल्फर में, तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम लोग सल्फर सॉल्व मतलब कॉलॉइड बना सकते हैं. नेक्स्ट इज 2AuCl3 दैट इज गोल्ड क्लोराइड प्लस 3HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड प्लस 3 वाटर. इट विल गिव 2Au मतलब गोल्ड which is a salt plus 3HCOOH that is formic acid plus 6HCl. तो इसमें AuCl3 से Au बन रहा है मतलब गोल्ड क्लोराइड से गोल्ड बन रहा है. तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से Au मतलब 0 में आ रहा है, तो इसमें रिडक्शन प्रोसेस से हम लोग को गोल्ड सॉल्ट मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज FeCl3 plus 3 वाटर गिव्स FeOH3 सॉल्ट प्लस 3HCl. तो इसमें क्या हो रहा है फेरिक क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इट विल गिव ferric hydroxide that is FeOH3 which is a salt plus 3HCl. So that is the hydrolysis process. So by hydrolysis we are synthesizing the FeOH3 that is ferric hydroxide salt. So in this way we can synthesize the colloids by using the chemical methods. Mainly we have discussed here the 4 different types, that is double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis. And by using these ways we can synthesize the salts by using the chemical methods. So next method which is also very important, which is known as the peptidation. Okay, that is what is the peptidation we have to know at first.
Peptidation may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal solid by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. ओके, तो पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्ट, मतलब एक प्रेसिपिटेट होना चाहिए किसी चीज का, वो जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट हो सकता है, FeOH3 का प्रेसिपिटेट हो सकता है, और जो प्रेसिपिटेट से हम लोग कोलॉइडल सॉल्ट बना सकते हैं बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रेसिपिटेट से हम लोग को कोलॉइडल सॉल्ट बनाना है जब उसको हम लोग शेक करेंगे विथ द डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह वहाँ पर है, मतलब कोलॉइड बनाया है, उस डिस्पर्शन मीडियम के साथ उस प्रेसिपिटेट को शेक करना है और उसके साथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तब वो प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सॉल्ट बन सकता है। तो इसको ही हम लोग मेनली पेप्टाइजेशन बोलते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड द पेप्टाइजिंग एजेंट। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसका अमाउंट बहुत कम है, जो इलेक्ट्रोलाइट मेनली हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सॉल्ट बनाने के लिए, तो इसको हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal salt। मतलब कोई सपोज है कोई एक मेरे पास रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन से कुछ हाइड्रोक्साइड हो या कुछ भी जो मेनली प्रेसिपिटेटेड आउट हो रहा है, तो जस्ट उसका प्रेसिपिटेशन हुआ और जस्ट प्रेसिपिटेट होने के बाद ही उसको हम लोग शेक करेंगे विद डिस्पर्शन मीडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो कोलॉइडल सॉल्ट बन सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि जो भी मेरे पास प्रेसिपिटेट आया उसको मैं इस मेथड से किया तो कोलॉइडल सॉल्ट बन गया, ठीक है, ये चीज़ नहीं होता। पर्टिकुलर कुछ प्रेसिपिटेट होता है, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट देके तो परफेक्ट पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक डिस्पर्शन मीडियम के साथ सेक करना है, तब वो बन सकता है कोलॉइडल सॉल्ट। तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्सॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, जब ये पेप्टाइजेशन होता है, मतलब जब ये कोलॉइडल सॉल्ट बनता है, तब उस टाइम में क्या करता है, जो प्रेसिपिटेट होता है वो प्रेसिपिटेट एब्सॉर्ब कर लेता है वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। सपोज मेरे पास FeOH3 है, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, मैं जस्ट सिंथेसाइज किया हूँ बाई FeCl3 और 3 वाटर से। FeHO3 जो चीज़ बना है उसमें अगर हम लोग जस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट फेरिक क्लोराइड ऐड कर दें एज अ इलेक्ट्रोलाइट, तब क्या करेगा, FeCl3 के अंदर जो Fe3+ और 3Cl- है, वो क्या करेगा, वो उसमें से कोई एक आयन को वो एब्सॉर्ब कर लेगा उसके सरफेस में और अल्टीमेटली वो कोलॉइडल सॉल्ट बनाएगा। दिस कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट्स। तो ऑब्वियसली वो जब कुछ भी एब्सॉर्ब करेगा, कोई अगर Fe3+ एब्सॉर्ब कर लिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, या Cl- एब्सॉर्ब कर लिया तो उसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज देखेंगे। तो which ultimately break up into smaller particles of the size of a colloid। तो अल्टीमेटली जो प्रेसिपिटेट मतलब जो एग्रीगेट फॉर्म में है, तो वो अल्टीमेटली ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स जो 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर जिसका डायमीटर होगा, उस फॉर्म में आके वो अल्टीमेटली कोलॉइडल सॉल्ट बनाता है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विच इज नोन एज एक्चुअली द पेप्टाइजेशन। तो इसमें हम लोग कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो मेरे पास प्रेसिपिटेट या एग्रीगेट है, फॉर एग्जांपल FeOH3 या जिंक हाइड्रोक्साइड, उसमें हम लोग पर्टिकुलर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट का कोई मतलब प्लस चार्ज या माइनस चार्ज वो क्या करता है, वो उस प्रेसिपिटेट में एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और उसके साथ साथ वो ब्रेक करके मतलब जो एग्रीगेट था वो ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसका रेंज और डायमीटर 1 से 1000 नैनोमीटर होता है और उसके साथ साथ वो कोलॉइड बना सकता है। ठीक है,
तो आज के क्लास में हम लोग मेनली जो डिस्कस किए हैं दैट इज द माइसेल्फ, व्हाट इज माइसेल्फ, व्हाट इज क्रैक टेम्परेचर, व्हाट इज सीएमसी दैट इज क्रिटिकल माइसेल्फ कंसंट्रेशन, और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ रहेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ रहेगा, और उससे कैसा आयनिक माइसेल बन सकता है, एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर मेन यूज ऑफ द आयनिक माइसेल दैट इज द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स। मतलब उसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट्स रहता है वो उस माइसेल के अंदर ट्रैप हो जाता है, और जब वॉश करते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ माइसेल निकल जाता है। तो ऐसे हम लोग क्लीन कर सकते हैं हम लोग का क्लॉथ्स को, ठीक है। तो दैट इज द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग किए दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द कॉलॉइड, हम लोग कैसे कॉलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस किए बाय यूजिंग द केमिकल मेथड्स जैसे डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, लाइक दैट। एंड another topic, another preparatory method is also there to synthesize the colloid, that is the peptidation। तो इस peptidation में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई एक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसमें हम लोग पर्टिकुलर वेरी स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट देने के बाद वो जो एग्रीगेट या प्रेसिपिटेट था वो स्मॉल आयंस में ब्रेक कर जाता है, जिसका डायमीटर 1 से 1000 नैनोमीटर होता है, और उसके साथ साथ वो कॉलॉइड बनता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सोल्यूशन, हम लोग कैसे कॉलॉइडल सोल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसका क्या क्या मेथड्स है। जैसे हम लोग डायलिसिस तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेनली मेडिकल पर्पस में भी यूज होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।